इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज की। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स की। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है रेप्टाइल का, इट इज़ बेस्ड ऑन एम्फीबियंस। द ब्लड ऑफ रेप्टाइल्स मस्ट ट्रैवल अंडर हाई प्रेशर। तो ये जो ब्लड है रेप्टाइल्स का, वो ट्रैवल कर रहा होता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप पॉइंट्स बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में बताया हुआ है कि जो रेप्टाइल्स हैं इनमें दो एट्रियाज पाए होते हैं। अब व्हाट इज़ द एट्रिया और वेंट्रिकल। तो अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो रेप्टाइल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, जिसमें हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल की अगर बात करें तो क्रोकोडाइल जो है ना वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। उसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल शामिल होता है। ठीक है, इसका जो एट्रिया है वो कम्प्लीटली सेपरेट होता है एडल्ट में। ठीक है, उसके दरमियान में जो है वो सेपरेशन पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी वेन्स और वेन्स की बात करते हैं कि वेन्स फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स ओपन इनटू देन। यानी कि क्या होता है कि पूरी बॉडी से जो भी वेन्स है और जो भी लंग्स है वो यहाँ एट्रिया में आके जो है वो ओपन हो रहे होते हैं। इसमें साइनस विनोसिस की अगर बात करें तो साइनस विनोसिस जो है वो रेप्टाइल्स में जो है वो एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट इन टर्टल्स। टर्टल्स में मौजूद होती है, लेकिन बाकी रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो उसमें ये एब्सेंट होती है। बेसिकली साइनस विनोसिस जो है ये फर्स्ट चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियन की अगर हम बात करें, फिश की बात करें या रेप्टाइल की बात करते हैं तो इट्स अ फर्स्ट चैम्बर हार्ट दैट एम्पटिंग इनटू द राइट एट्रियम इज़ नोन एज द साइनस विनोसिस। ठीक है, अब इसमें एक पैच ऑफ सेल्स जो पाए जाते हैं और वो जो सेल्स हैं वो एक पेस मेकर के तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है कि जो वेंट्रिकल है रेप्टाइल्स का, इट इज़ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। ठीक है, जब एट्रिया की हमने बात की थी हमने कहा था कि अडल्ट में वो कम्प्लीटली सेपरेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहना है कि जो वेंट्रिकल हैं रेप्टाइल्स के ये भी इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं। अब जो इसका वेंट्रिकुलर सेप्टम है इट इज़ कम्प्लीट ओनली इन क्रोकोडाइल्स, यानी कि इसकी जो डिवीजन है वो सिर्फ क्रोकोडाइल में कम्प्लीट होती है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या बताया हुआ है कि जो वेंट्रल आउटा और जो कोनस आर्ट्रियोसिस है दैट डिवाइड ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट। अब वेंट्रल आउटा का क्या काम होता है कि ये क्या करती है, ये ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू द आउटिक आर्चेस, यानी कि दैट कैरी ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू आउटिक आर्चेस। ये वेंट्रल आउटा का काम है। ठीक है, और जो कोनस आर्ट्रियोसिस है ये बेसिकली जो राइट वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट है दैट इज़ द कोनस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, कोनस आर्ट्रियोसिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब ये आगे 3 मेजर आर्टरीज़ को जो है वो बना रही होती है। अब यहाँ पे हमने बात करनी है पल्मोनरी आर्टरी और 2 सिस्टमैटिक आर्टरीज़ की। अब सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या काम करती है, इट लीव्स द वेंट्रल साइड ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि ये कहाँ पे जाती है, वेंट्रिकल की जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे। और फिर ये क्या काम करेगी, इसका फंक्शन क्या है, इट टेक्स ब्लड टू द लंग्स, यानी कि ये लंग्स में ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है, ब्लड को लंग्स में लेके आती है। उसके बाद हमने बात करनी है टू सिस्टमिक आर्टरीज़ की। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 सिस्टमिक आर्टरीज़ हैं। 1 सिस्टमिक आर्टरी अराइज फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। अब एक जो सिस्टमिक आर्टरी है वो हार्ट की वेंट्रल साइड से अराइज हो रही है। ठीक है, जबकि दूसरी जो सिस्टमिक आर्टरी है वो हार्ट की डोर्सल साइड से अराइज हो रही है। और इसका काम क्या है कि इट टेक्स ब्लड टू द लोअर बॉडी एंड द हेड, यानी कि ये ब्लड को लोअर बॉडी में और हेड में आगे लेकर जाती है। अब ये हार्ट और मेजर आर्टरीज दिखाई हुई हैं लिजर्ड की। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप लेफ़्ट एट्रियम भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है वो पल्मोनरी वेन्स और लेफ़्ट सिस्टेमिक आर्टरी और राइट एट्रियम भी नज़र आ रही है। अब बेसिकली जो राइट एट्रियम है ना इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कहाँ से आता है, सिस्टेमिक वेन से। ठीक है, जो राइट एट्रियम है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कम्स फ्रॉम दी सिस्टेमिक वेन्स। और अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट एट्रियम की तो लेफ़्ट एट्रियम में हम कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कम्स फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन्स। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड की। तो
अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको भी आप पॉइंट्स बनाएंगे, जिस तरह ये लिखे हैं आप इसको पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होता है वेंट्रिकल में फ्रॉम द राइट एट्रियम। पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से एंटर होगा किसमें, वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद इट लीव्स द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड मूव्स टू द लंग्स। फिर ये क्या होगा कि हार्ट से निकल के कहाँ तक जाएगा, लंग्स में, किसकी मदद से, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से, ठीक है। उसके बाद जो आपने ये याद रखना है थर्ड पॉइंट कि पल्मोनरी वेन्स क्या काम करेंगी, पल्मोनरी वेन्स, उससे पहले हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की थी, अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब आ गया है लंग्स में। अब आगे हमने बात करनी है कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करेंगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी लंग्स से और उसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगी लेफ्ट एट्रियम में। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आ गया, अब वो आगे ऑक्सीजनेटेड होगा, पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी लंग्स से और आगे ट्रांसफ़र कर देंगी कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है कि देन ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम, ठीक है। अब उसके बाद ब्लड दोबारा से एंटर होगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में, ठीक है। एंड देन इट लीव्स द हार्ट थ्रू लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्टरीज, ठीक है। जब ब्लड एंटर होगा वेंट्रिकल से फिर उसके बाद वो आगे वापस जाएगा किसके ज़रिए, लेफ़्ट और राइट सिस्टेमिक आर्टरीज़ के ज़रिए, ठीक है। दोबारा से हार्ट को लीव करेगा दो आर्टरीज़ के ज़रिए और उन आर्टरीज़ का नाम है लेफ़्ट और राइट सिस्टेमिक आर्टरीज़। तो ये मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर किया है वेंट्रिकल में, कहाँ से, राइट एट्रियम में। देन फिर दोबारा से वो हार्ट को छोड़ेगा, लीव करेगा किसके ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स में। फिर पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी, ठीक है, कहाँ से, लंग्स से, और उसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगी लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्लड है वो आगे एंटर होगा वेंट्रिकल से और दोबारा से ये लीव करेगा हार्ट को दो आर्टरीज़ के ज़रिए जो है लेफ़्ट और राइट सिस्टेमिक आर्टरीज़। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है मिक्सिंग की, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड की। अब ये कहा जाता है कि जो वेंट्रिकल है मोस्टली रेप्टाइल्स का, उसमें इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट एंड सम ब्लड मूव फ्रॉम पल्मोनरी सर्किट टू दी सिस्टेमिक सर्किट। अब क्या होता है कि जो इसकी पल्मोनरी आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो ब्लड है वो मूव करता है पल्मोनरी सर्किट से आगे सिस्टेमिक सर्किट। यानी कि हमने इसमें बात की कि जो रेप्टाइल्स हैं उसमें इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है वेंट्रिकल की, फिर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर ब्लड आगे मूव करता है पल्मोनरी सर्किट से सिस्टेमिक सर्किट में, ठीक है। अब जितने भी हम रेप्टाइल्स की बात करें वो प्रॉपरली कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, डैट्स वाई इंक्रीमेंट है ब्लड की पल्मोनरी सर्किट से सिस्टेमिक सर्किट में, इसका रेप्टाइल्स को बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जो ब्रीदिंग है लंग की वो उस वक्त रुकती है जब टर्टल्स क्या करते हैं, टर्टल्स विदड्रॉ इनटू देयर शेल्स, ठीक है। जब टर्टल्स खुद को जो है वो शेल के अंदर विदड्रॉ करते हैं तो उस टाइम जो इनका लंग है वो ब्रीदिंग स्टॉप कर देता है, ठीक है। या उस टाइम भी ये ब्रीदिंग नहीं होती जब ये गोता कर रहे होते हैं, जब ये डाइविंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे बताया हुआ है कि एक और बात यहाँ पे एपनिया व्हाट इज़ दी एपनिया कहा जाता है नो ब्रीदिंग, कि जिस टाइम ब्रीदिंग नहीं हो रही होती तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपनिया, ठीक है। तो इस टाइम जब डाइविंग हो रही होती है तो उस टाइम कहते हैं कि नो ब्रीदिंग रेट होता है और ब्लड फ्लो, जो लंग्स को पूरी तरह से ब्लड जो है वो नहीं मिल रहा होता है तो ब्लड फ्लो लिमिटेड होता है। तो जब ब्लड फ्लो जो है वो लिमिटेड होगा तो उस टाइम जो है वो ब्रीदिंग नहीं होगी। अब जब ब्रीदिंग नहीं हो रही तो ये एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या करेंगे कि इट अलाउज़ मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द पल्मोनरी ऑक्सीजन सप्लाई। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली तौर पे जो है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है इसकी गैस एक्सचेंज की। अब जो रेप्टाइल्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, यानी कि ये एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का कहाँ से, इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के ज़रिए। दे डू नॉट लूज़ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर, लेरिंग्स इज़ प्रेजेंट इन दैम, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि ये ज़्यादा पानी को जो है वो लूज़ नहीं करते, इनमें लेरिंग्स मौजूद नहीं होता, लेरिंग्स इसमें प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स इज़ प्रेजेंट इन दैम, वोकल कॉर्ड जो है वो इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। लेरिंग्स प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड जो है वो इसमें
हम कहते हैं एब्सेंट होती है। उसके अलावा इसमें जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो है वो क्या करता है, वो सपोर्ट कर रहा होता है रेस्पिरेटरी पैसेज ऑफ रेप्टाइल्स को। अब इसका जो लंग है उसमें पार्टीशनड हुई होती है, ठीक है, और पार्टीशनड होकर वो मुख्तलिफ चैम्बर्स में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है, और वो जो चैम्बर्स हैं वो आगे गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मोस्ट रेप्टाइल्स। सबसे पहले है नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। अब जो नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म है ना वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लंग वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग वेंटिलेशन। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये मैकेनिज्म किस तरह से है कि अ पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द बॉडी वॉल एक्सपैंड्स द बॉडी कैविटी। अब क्या होता है कि जो इसकी रिब्स है ना उसकी मूवमेंट होती है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर यानी कि हम कहते हैं कि पीछे की तरफ, तो पोस्टीरियर मूवमेंट होती है रिब्स की, और इसकी बॉडी वॉल जो है वो क्या करती है, वो एक्सपैंड कर जाती हैं। जब इसकी रिब्स जो है वो पोस्टीरियर मूवमेंट करेंगी तो इसकी जो बॉडी वॉल है वो क्या करेगी, वो एक्सपैंड होगी, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो लंग्स का प्रेशर है उसको डिक्रीज़ कर देगी। और फिर जब लंग का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो लंग है वो क्या करेंगे, दैट ड्रॉ एयर इनटू दी लंग्स, ठीक है, जो भी हवा होगी उसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे किसमें, लंग्स में। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि जब इसमें जो लंग्स हैं, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स। अब पहले पोस्टीरियर मूवमेंट हुई थी रिब्स की, अब यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट होनी है रिब्स की। जब फॉरवर्ड मूवमेंट होनी है रिब्स की तो जो बॉडी वॉल है वो क्या करेगी, वो लंग्स को कंप्रेस कर देगी। जब लंग्स कंप्रेस हो जाएंगे, जो भी हवा है लंग्स के अंदर वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाएगी। आगे है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन टर्टल्स। अब जो रिब्स हैं टर्टल्स की वो भी शेल का हिस्सा है, ठीक है। सो जो बॉडी वॉल और जो रिब्स की मूवमेंट है वो इम्पॉसिबल होती है। अब रेप्टाइल जो है रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं, तो रेप्टाइल्स में जो टर्टल्स हैं वो किस तरह से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो जो टर्टल्स हैं वो एक्सहेल करते हैं किस तरह से, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। तो टर्टल्स किस तरह से एक्सहेल करेंगे, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने मसल्स को ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो क्या होगा कि दिस कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द इंटरनल ऑर्गन्स अपवर्ड एंड कंप्रेस द लंग्स। उसकी वजह से, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो इसके विजरल यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे। जब वो अपवर्ड मूव करेंगे तो इसका जो लंग है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। अब जब इनहेल करेंगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स के ज़रिए करेंगे। अब जब इनहेल करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि इनकी जो विजरल कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। जब एक्सहेल कर रहे हैं तो उस टाइम जो इसका जो विजरल कैविटी है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमने कहा कि वो क्या हुआ उसमें कि द कंट्रैक्शन फोर्स द विजरल एंड कंप्रेस द लंग्स, यानी कि वो अपवर्ड मूव किया उन्होंने और इसके लंग्स को उसने कंप्रेस कर दिया। लेकिन अब हम जब इनहेल की बात की है तो उसने इसका जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जो है वो लंग्स में क्रिएट होता है। और जब नेगेटिव प्रेशर लंग्स में क्रिएट होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि दिस प्रेशर ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स, तो फिर वो जो भी हवा होती है वो लंग्स में चली जाती है। यानी कि एक दफ़ा हवा जो है वो लंग्स में जाएगी और दूसरी दफ़ा जो है वो हवा एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर है गैस एक्सचेंज का।